Unit 4. The Rat Trap. चूहेदानी. Author. सेल्मा लिजलॉफ. एक बार की बात है, एक आदमी तार के छोटे छोटे चूहेदानी बेचता फिरता था. उन्होंने उन्हें विषम क्षणों में, दुकानों में या बड़े खेतों में भीख मांगकर प्राप्त सामग्री से बनाया. लेकिन फिर भी व्यवसाय विशेष रूप से लाभदायक नहीं था, इसलिए उन्हें शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए भीख और छोटी मोटी चोरी दोनों का सहारा लेना पड़ा. फिर भी उसके कपड़े चिथड़े थे, उसके गाल धंसे हुए थे और उसकी आंखों में भूख झलक रही थी. कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि ऐसे आवारा, जो सड़क के किनारे किनारे भटकता है, अपने ही ध्यान में चला जाता है, जीवन कितना उदास और नीरस लग सकता है. लेकिन एक दिन यह आदमी विचार की एक पंक्ति में पड़ गया था, जो वास्तव में उसे मनोरंजक लग रहा था. वह स्वाभाविक रूप से अपने चूहेदानी के बारे में सोच रहा था जब अचानक उसे यह विचार आया कि यह सब उसके बारे में दुनिया, उसकी जमीनों और समुद्रों, उसके शहरों और गांवों के साथ पूरी दुनिया एक बड़े चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं थी. यह लोगों के लिए फंसाने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए कभी अस्तित्व में नहीं था. इसने धन और आनंद, आश्रय और भोजन, गर्मी और कपड़े की पेशकश की, ठीक वैसे ही जैसे चूहेदानी ने पनीर और सुअर की पेशकश की, और जैसे ही किसी ने खुद को चारा छूने का लालच दिया, वह उस पर बंद हो गया और फिर सब कुछ समाप्त हो गया. बेशक दुनिया उसके प्रति बहुत दयालु नहीं थी, इसलिए इसने उसे इस तरह से बुरा सोचने में अनैच्छिक खुशी दी. कई नीरस परिश्रम के दौरान उन लोगों के बारे में सोचना जिन्हें वह जानता था, जिन्होंने खुद को खतरनाक जाल में फंसा लिया था, और दूसरों के बारे में जो अभी भी चारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, यह उनका एक पोषित शगल बन गया. एक अंधेरी शाम जब वो सड़क पर टहल रहा था, तो उसने सड़क के किनारे एक छोटी सी ग्रे झोपड़ी देखी और उसने रात के लिए आश्रय मांगने के लिए दरवाजा खटखटाया. नहीं, उसे मना किया गया. आमतौर पर मिलने वाले खट्टे चेहरों के बजाय मालिक, जो पत्नी या बच्चे के बिना एक बूढ़ा आदमी था, अपने अकेलेपन में किसी से बात करने के लिए खुश था. उसने तुरंत दलिया को आग पर रखा और उसे भोजन दिया. फिर उसने अपने तंबाकू रोल से इतना बड़ा टुकड़ा काट लिया कि वो अजनबी के पाइप और उसके अपने दोनों के लिए पर्याप्त था. अंत में उसने ताश का एक पुराना पैकेट निकाला और सोने के समय तक अपने अतिथि के साथ मजोलिस खेला. बूढ़ा अपने आत्मविश्वास के साथ उतना ही उदार था जितना अपने दलिया और तंबाकू के साथ. अतिथि को तुरंत सूचित किया गया था कि समृद्धि के दिनों में उसका मेजबान रैमजो आयनविक्स में एक जमींदार था और उसने जमीन पर काम किया था. अब जब वो दिहाड़ी मजदूरी करने में सक्षम नहीं था, तो यह उसकी गाय थी जो उसे सहारा देती थी. हाँ, वो दबंग असाधारण था. वो हर दिन क्रीमरी के लिए दूध दे सकती थी और पिछले महीने उसे भुगतान के रूप में पूरे 30 क्रोना मिले थे. अजनबी को यकीन नहीं हुआ होगा, क्योंकि बूढ़ा उठा और खिड़की के पास गया. उसने खिड़की के चौखट में कील पर लटकी चमड़े की थैली उतारी और 3 झुर्रीदार 10 क्रोना बिल निकाले. ये उसने अपने मेहमान की आंखों के सामने रखे, जानबूझकर सिर हिलाया और फिर उन्हें वापस थैली में भर दिया. अगले दिन दोनों आदमी अच्छे मौसम में उठे. जमींदार अपनी गाय को दुहने की जल्दी में था और दूसरे आदमी ने शायद सोचा कि जब घर का मुखिया उठ गया है तो उसे बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए. वे उसी समय झोपड़ी से निकल गए.
जमींदार ने दरवाजा बंद कर दिया और चाबी अपनी जेब में रख ली। चूहेदानी वाले आदमी ने अलविदा कहा और धन्यवाद दिया, और इसके बाद हर कोई अपने अपने रास्ते चला गया। लेकिन आधे घंटे बाद चूहेदानी बेचने वाला फिर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। हालांकि उन्होंने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। वह केवल खिड़की के पास गया, एक फलक को तोड़ा, उसके हाथ में अटका और 30 क्रोना के साथ थैली को पकड़ लिया। उसने पैसे लिए और अपनी जेब में डाल लिए। फिर उसने चमड़े की थैली को बड़ी सावधानी से वापस उसके स्थान पर लटका दिया और चला गया। जैसे ही वह जेब में पैसे लेकर चल रहा था, वह अपनी स्मार्टनेस पर काफी खुश हो रहा था। बेशक उन्होंने महसूस किया कि पहले तो उन्होंने सार्वजनिक राजमार्ग पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन सड़क से हटकर जंगल में चले गए। पहले घंटों के दौरान इससे उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। बाद में दिन में यह और भी बुरा हो गया, क्योंकि यह एक बड़ा और भ्रमित करने वाला जंगल था जिसमें वह घुस गया था। उसने निश्चित रूप से एक निश्चित दिशा में चलने की कोशिश की, लेकिन रास्ते इतने अजीब तरीके से आगे पीछे मुड़ गए। वह चला और जंगल के अंत तक आए बिना चला गया, और अंत में उसे एहसास हुआ कि वह केवल जंगल के उसी हिस्से में घूम रहा था। एकाएक उसे दुनिया और चूहेदानी के बारे में अपने विचार याद आ गए। अब उनकी अपनी बारी आई थी। उसने खुद को एक चारा से मूर्ख बनाया था और पकड़ा गया था। पूरा जंगल अपनी टहनियों और शाखाओं, अपनी झाड़ियों और गिरी हुई लकड़ियों के साथ एक अभेद्य जेल की तरह उसके ऊपर बंद हो गया, जिससे वह कभी नहीं बच सकता था। फिर उन्हें वापस थैली में भर दिया। अगले दिन दोनों आदमी अच्छे मौसम में उठे। जमींदार अपनी गाय को दुहने की जल्दी में था, और दूसरे आदमी ने शायद सोचा कि जब घर का मुखिया उठ गया है तो उसे बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। वे उसी समय झोपड़ी से निकल गए। जमींदार ने दरवाजा बंद कर दिया और चाबी अपनी जेब में रख ली। चूहेदानी वाले आदमी ने अलविदा कहा और धन्यवाद दिया, और इसके बाद हर कोई अपने अपने रास्ते चला गया। लेकिन आधे घंटे बाद चूहेदानी बेचने वाला फिर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। हालांकि उन्होंने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। वह केवल खिड़की के पास गया, एक फलक को तोड़ा, उसके हाथ में अटका और 30 क्रोना के साथ थैली को पकड़ लिया। उसने पैसे लिए और अपनी जेब में डाल लिए। फिर उसने चमड़े की थैली को बड़ी सावधानी से वापस उसके स्थान पर लटका दिया और चला गया। जैसे ही वह जेब में पैसे लेकर चल रहा था, वह अपनी स्मार्टनेस पर काफी खुश हो रहा था। बेशक उन्होंने महसूस किया कि पहले तो उन्होंने सार्वजनिक राजमार्ग पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन सड़क से हटकर जंगल में चले गए। पहले घंटों के दौरान इससे उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। बाद में दिन में यह और भी बुरा हो गया, क्योंकि यह एक बड़ा और भ्रमित करने वाला जंगल था जिसमें वह घुस गया था। उसने निश्चित रूप से एक निश्चित दिशा में चलने की कोशिश की, लेकिन रास्ते इतने अजीब तरीके से आगे पीछे मुड़ गए। वह चला और जंगल के अंत तक आए बिना चला गया, और अंत में उसे एहसास हुआ कि वह केवल जंगल के उसी हिस्से में घूम रहा था। एकाएक उसे दुनिया और चूहेदानी के बारे में अपने विचार याद आ गए। अब उनकी अपनी बारी आई थी। उसने खुद को एक चारा से मूर्ख बनाया था और पकड़ा गया था। पूरा जंगल अपनी टहनियों और शाखाओं, अपनी झाड़ियों और गिरी हुई लकड़ियों के साथ एक अभेद्य जेल की तरह उसके ऊपर बंद हो गया, जिससे वह कभी नहीं बच सकता था। आग
लुहारों ने घुसपैठिए की ओर लापरवाही से और उदासीनता से देखा। वो वैसे ही दिखता था जैसे आमतौर पर उसकी तरह के लोग दिखते थे। उसकी लंबी दाढ़ी गंदी, फटी फटी और उसकी छाती पर चूहेदानी लटक रही थी। उसने रहने की अनुमति मांगी और मास्टर लोहार ने उसे सम्मानित किए बिना एक घिनौनी सहमति दी। एकल शब्द। चपरासी भी कुछ नहीं बोला। वो वहां बात करने नहीं बल्कि खुद को गर्म करने और सोने आया था। उन दिनों रामजो आयरन मिल का मालिक एक बहुत ही प्रमुख आयरन मास्टर था, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा बाजार में अच्छे लोहे को भेजना था। वो ये देखने के लिए रात और दिन दोनों देखता था कि काम यथासंभव अच्छी तरह से किया गया था, और इसी क्षण वो निरीक्षण के अपने एक रात के दौर में फौज में आ गया। स्वाभाविक रूप से पहली चीज जो उसने देखी वो लंबा रागमफिन था, जिसने भट्टी के इतने करीब अपना रास्ता आसान कर लिया था कि उसके गीले चिथड़ों से भाप उठ गई। लोहे के मालिक ने उन लुहारों के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया जिन्होंने अजनबी को देखने के लिए मुश्किल से काम लिया था। वो उसके करीब गया, उसे बहुत ध्यान से देखा, फिर उसके चेहरे को बेहतर ढंग से देखने के लिए अपनी पुरानी टोपी को फाड़ दिया। लेकिन निश्चित रूप से यह आप हैं, निल्स ओलोफ, उसने कहा। आप कैसे दिखते हैं? चूहेदानी वाले आदमी ने इससे पहले रामजो में लोहे के मालिक को कभी नहीं देखा था और उसे ये भी नहीं पता था कि उसका नाम क्या था। लेकिन उसके दिमाग में ये बात आई कि अगर अच्छे सज्जन ने सोचा कि वो एक पुराना परिचित है, तो शायद वो उसे 2 क्रोना दे सकता है। इसलिए वो एक बार में ही उसे धोखा नहीं देना चाहता था। हाँ, भगवान जानता है कि चीजें मेरे साथ नीचे चली गई हैं, उन्होंने कहा। आपको रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, आयरन मास्टर ने कहा। वही गलती थी। काश मैं उस समय सेवा में होता तो ये कभी नहीं होता। अच्छा, अब बेशक तुम मेरे साथ घर आओगे। मनो घर तक जाने के लिए और एक पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड की तरह मालिक द्वारा प्राप्त किया जाना, हालांकि ट्रंप को खुश नहीं किया। नहीं, मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता, उसने कहा, काफी चिंतित लग रहा है। उसने 30 क्रोना के बारे में सोचा। मनो घर तक जाना अपने आप को शेर की मांद में स्वेच्छा से फेंकने जैसा होगा। वो केवल यहाँ फौज में सोने का मौका चाहता था और फिर जितना संभव हो उतना अदृश्य रूप से चुपके से निकल जाता था। लोहे के मालिक ने मान लिया कि वो अपने दयनीय कपड़ों के कारण शर्मिंदा महसूस कर रहा है। कृपया यह न सोचें कि मेरे पास इतना अच्छा घर है कि आप वहां खुद को नहीं दिखा सकते, उसने कहा। एलिजाबेथ मर चुकी है, जैसा कि आपने पहले ही सुना होगा। मेरे लड़के विदेश में हैं और घर पर मेरी सबसे बड़ी बेटी और मेरे अलावा कोई नहीं है। हम बस कह रहे थे कि यह बहुत बुरा था, हमारे पास नहीं था क्रिसमस के लिए कोई भी कंपनी। अब मेरे साथ आओ और क्रिसमस के भोजन को थोड़ी तेजी से गायब करने में हमारी मदद करो। लेकिन अजनबी ने कहा नहीं और नहीं और फिर से नहीं, और लोहार ने देखा कि उसे झुकना होगा। ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टाहले ने आज रात आपके साथ रहना पसंद किया, स्टजन स्ट्रॉम, उन्होंने मास्टर लोहार से कहा और अपनी एड़ी घुमाई। लेकिन जाते जाते वो अपने आप पर हंसने लगा और लोहार, जो उसे जानता था, अच्छी तरह समझ गया कि उसने अपना आखिरी शब्द नहीं कहा था। आधे घंटे से ज्यादा नहीं हुए थे कि उन्होंने फौज के बाहर गाड़ी के पहियों की आवाज सुनी और एक नया मेहमान आया, लेकिन इस बार वो आयरन मास्टर नहीं था। उसने अपनी बेटी को इस उम्मीद में भेजा था कि उसके पास खुद से बेहतर अनुनय विनय करने की शक्ति होगी।
वो प्रवेश करती है। उसके पीछे एक सेवक आता है। उसके हाथ में एक बड़ा फर कोट होता है। वह बिल्कुल सुंदर नहीं थी, लेकिन मामूली और काफी शर्मीली लगती थी। फौज में सब कुछ वैसा ही था जैसा शाम को पहले हुआ करता था। मास्टर लोहार और उसका प्रशिक्षु अभी भी अपनी बेंच पर बैठे थे और भट्टी में लोहा और लकड़ी का कोयला अभी भी चमक रहा था। अजनबी के पास था। अपने आप को फर्श पर फैलाया और अपने सिर के नीचे पे गायरन का एक टुकड़ा रखकर लेट गया और उसकी टोपी उसकी आंखों के ऊपर खींच गई। जैसे ही युवती की नजर उस पर पड़ी, वह ऊपर गई और उसकी टोपी उठा ली। आदमी जाहिर तौर पर एक आंख खोलकर सोने का आदी था। वह एकदम से उछला और काफी डरा हुआ लग रहा था। मेरा नाम एडला विल्मनसन है, युवा लड़की ने कहा। मेरे पिता घर आए और कहा कि तुम आज रात यहाँ फौज में सोना चाहते थे, और फिर मैंने आने और तुम्हें हमारे पास घर लाने की अनुमति मांगी। मुझे बहुत खेद है, कप्तान, कि तुम इतना कठिन समय बिता रहे हो। उसने अपनी भारी आंखों से उसे दया से देखा और फिर उसने देखा कि वह आदमी डर गया था। या तो उसने कुछ चुराया है या फिर वह जेल से भाग गया है, उसने सोचा, और जल्दी से जोड़ा, आप निश्चित हो सकते हैं, कप्तान, कि आपको हमें वैसे ही स्वतंत्र रूप से छोड़ने की अनुमति दी जाएगी जैसे आप आए थे। केवल कृपया साथ रहें हमें क्रिसमस की पूर्व संध्या पर। उसने इतने दोस्ताना तरीके से यह बात कही थी कि चूहेदानी बेचने वाले को उस पर विश्वास हो गया होगा। यह मेरे साथ कभी नहीं हुआ होगा कि आप खुद मेरे साथ परेशान होंगे, मिस, उन्होंने कहा। मैं एक बार आऊंगा। उसने फर कोट को स्वीकार कर लिया, जिसे वेलेट ने उसे एक गहरे धनुष के साथ सौंप दिया, उसे अपने चीर फाड़ पर फेंक दिया, और युवा महिला का गाड़ी से बाहर पीछा किया, चकित लोहारों को एक नजर दिए बिना। परंतु जब वह सवारी करके उस मनोघर की ओर जा रहा था जो उसके पास था। दुष्ट पूर्वाभास। मैंने उस आदमी का पैसा क्यों लिया? उसने सोचा। अब मैं जाल में बैठा हूं और इससे कभी बाहर नहीं निकलूंगा। अभी। अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, और जब आयन मास्टर नाश्ते के लिए भोजन कक्ष में आया तो उसने शायद अपने पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड के बारे में संतुष्टि के साथ सोचा, जिससे वो इतनी अप्रत्याशित रूप से भाग गया था। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि उसकी हड्डियों पर थोड़ा सा मांस लग जाए, उसने अपनी बेटी से कहा, जो मेज पर व्यस्त थी। और फिर हमें देखना चाहिए कि उसे चूहेदानी बेचने के लिए देश भर में दौड़ने के अलावा कुछ और करने को मिलता है। यह अजीब है कि चीजें उसके साथ इतनी बुरी तरह से नीचे चली गई हैं, बेटी ने कहा। पिछली रात मैंने नहीं सोचा था कि उसके बारे में ऐसा कुछ भी है जो ये दर्शाए कि वह कभी एक शिक्षित व्यक्ति था। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, मेरी छोटी लड़की, पिता ने कहा। जैसे ही वो साफ और तैयार हो जाता है, आप कुछ अलग देखेंगे। कल रात वो स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा था। आवारा कपड़े के साथ आवारा शिष्टाचार उससे दूर हो जाएगा। जैसे ही उसने ये कहा, दरवाजा खुल गया और अजनबी प्रवेश कर गया। हाँ, अब वो वास्तव में साफ और अच्छे कपड़े पहने हुए था। नौकर ने उसे नहलाया, उसके बाल काटे और मुंडन किया। इसके अलावा उसने कपड़े का एक अच्छा दिखने वाला सूट पहना हुआ था जो लोहे के मालिक का था। उन्होंने एक सफेद शर्ट और एक कल्फदार कॉलर और पूरे जूते पहने थे। लेकिन यद्यपि उसका मेहमान अब इतनी अच्छी तरह से तैयार था, फिर भी लौह स्वामी प्रसन्न नहीं लग रहा था।
उसने टेढ़ी मेढ़ी भौहों से उसकी ओर देखा और यह समझना आसान था कि जब उसने अजनबी आदमी को भट्टी से अनिश्चित प्रतिबिंब में देखा था तो उसने गलती की होगी, लेकिन अब जब वो दिन के उजाले में वहां खड़ा था तो ये था। एक पुराने परिचित के लिए उससे गलती करना असंभव है। इसका क्या मतलब है? वह गरजा। अजनबी ने भ्रम फैलाने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने देखा एक बार में कि वैभव समाप्त हो गया था। यह मेरी गलती नहीं है, सर, उन्होंने कहा। मैंने कभी भी एक गरीब व्यापारी के अलावा कुछ भी नहीं होने का नाटक किया और मैंने निवेदन किया और भीख मांगी कि उसे फौज में रहने दिया जाए, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। कम से कम मैं फिर से अपने चीर फाड़ कर सकता हूं और चला जा सकता हूं। ठीक है, थोड़ा झिझकते हुए आयन मास्टर ने कहा, यह बिल्कुल ईमानदार भी नहीं था। आपको ये स्वीकार करना चाहिए और मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर शेरिफ इस मामले में कुछ कहना चाहेगा। आवारा एक कदम आगे बढ़ा और मेज पर पटक दिया उसकी मुट्ठी के साथ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, मिस्टर आयन मास्टर, चीजें कैसी हैं, उन्होंने कहा। ये पूरी दुनिया एक बड़ी चूहेदानी के अलावा और कुछ नहीं है। आपको दी जाने वाली सभी अच्छी चीजें और कुछ नहीं बल्कि पनीर के छिलके और सुअर के मांस के टुकड़े हैं जो एक गरीब साथी को खींचने के लिए तैयार हैं परेशानी में। और अगर शेरिफ अभी आकर मुझे इसके लिए बंद कर देता है तो मिस्टर आयन मास्टर, आपको याद रखना चाहिए कि एक दिन ऐसा आ सकता है जब आप खुद पोर्क का एक बड़ा टुकड़ा प्राप्त करना चाहेंगे और फिर आप जाल में फंस जाएंगे। लोहार हंसने लगा। यह इतना बुरा नहीं कहा गया था, मेरे अच्छे साथी। शायद हमें क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शेरिफ को अकेला छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। लेकिन जैसे ही वह आदमी दरवाजा खोल रहा था, बेटी ने कहा, मुझे लगता है कि उसे आज हमारे साथ रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वह जाए। और इतना कहकर वह चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। आप दुनिया में क्या कर रहे हैं? पिता ने कहा। बेटी काफी शर्मिंदा होकर वहीं खड़ी रही और समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। उस सुबह वह बहुत खुश महसूस कर रही थी जब उसने सोचा कि कैसे घरेलू और क्रिसमस जैसा वह गरीब भूखे बेचारे के लिए चीजें बनाने जा रही थी। वह एक बार में इस विचार से दूर नहीं हो सकती थी और इसीलिए उसने आवारा लोगों के लिए बीच बचाव किया था। मैं यहाँ इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, युवा लड़की ने कहा। वह चलता है और पूरे साल चलता है और शायद पूरे देश में एक भी जगह नहीं है जहां उसका स्वागत किया जाता है और वह घर जैसा महसूस कर सकता है। वो जहां भी मुड़ता है उसका पीछा किया जाता है। मैं उसे एक दिन का आनंद लेना चाहता हूँ। हमारे साथ यहाँ शांति है, पूरे साल में सिर्फ एक। आयन मास्टर ने अपनी दाढ़ी में कुछ बुदबुदाया। वो उसका विरोध करने के लिए खुद को नहीं ला सका। ये सब एक गलती थी, उसने जारी रखा। लेकिन वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हमें उस इंसान का पीछा करना चाहिए जिसे हमने यहाँ आने के लिए कहा है और जिसे हमने क्रिसमस की खुशियों का वादा किया है। आप एक पादरी से भी बदतर उपदेश देते हैं, आयन मास्टर ने कहा। मैं केवल आशा करता हूं कि आपको इसके लिए पछतावा नहीं करना पड़ेगा। युवा लड़की ने अजनबी का हाथ पकड़ा और नेतृत्व किया उसे मेज तक। अब बैठो और खाओ, उसने कहा,
क्योंकि वह देख सकती थी कि उसके पिता ने हार मान ली है। चूहेदानी वाले आदमी ने एक शब्द नहीं कहा। वो केवल बैठ गया और भोजन करने में अपनी मदद की। बार बार उसने उस जवान लड़की की ओर देखा जिसने उसके लिए बीच बचाव किया था। उसने ऐसा क्यों किया था? पागल विचार क्या हो सकता है? उसके बाद रामजो में क्रिसमस की पूर्व संध्या हमेशा की तरह बीत गई। अजनबी ने कोई परेशानी नहीं की क्योंकि वो सोने के अलावा कुछ नहीं करता था। पूरी दोपहर वो मेहमानों के एक कमरे में सोफे पर लेटा रहा और एक ही पलंग पर सोता रहा। दोपहर के समय उन्होंने उसे जगाया ताकि वो क्रिसमस की अच्छी कमाई में से अपना हिस्सा ले सके, लेकिन उसके बाद वह फिर से सो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वो रामजो में चुपचाप और सुरक्षित रूप से सोने में सक्षम नहीं था। शाम को जब क्रिसमस ट्री की रोशनी हुई तो उन्होंने उसे फिर से जगाया और वह ड्राइंग रूम में कुछ देर खड़ा रहा, पलक झपकाते हुए मानो मोमबत्ती की रोशनी ने उसे चोट पहुंचाई हो, लेकिन उसके बाद वह फिर से गायब हो गया। 2 घंटे बाद उन्हें एक बार फिर जगाया गया। उसके बाद उसे भोजन कक्ष में जाना पड़ा और क्रिसमस मछली और दलिया खाना पड़ा। जैसे ही वे टेबल से उठे, वो मौजूद हर एक के पास गया और धन्यवाद और शुभ रात्रि कहा, लेकिन जब वो युवा लड़की के पास आया तो उसने उसे समझा दिया कि यह उसके पिता का इरादा था कि जो सूट उसने पहना था एक क्रिसमस उपहार बनने के लिए, उसे इसे वापस नहीं करना पड़ा। और यदि वो अगले क्रिसमस की पूर्व संध्या को ऐसी जगह बिताना चाहता है जहां वो शांति से आराम कर सके और यह सुनिश्चित हो सके कि उस पर कोई बुराई नहीं आएगी, तो उसका फिर से स्वागत किया जाएगा। इस पर चूहेदानी वाले व्यक्ति ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह केवल युवा लड़की को असीम विस्मय में देखता रहा। अगली सुबह आयन मास्टर और उसकी बेटी अच्छे मौसम में क्रिसमस की शुरुआती सभा में जाने के लिए उठे। उनका अतिथि अभी भी सो रहा था और उन्होंने उसे परेशान नहीं किया। जब करीब 10 बजे वे वहां से वापस चले गए, जवान लड़की बैठी और अपना सिर और भी लटका लिया, सामान्य से अधिक उदास। चर्च में उसे पता चला था कि लोहे के कारखाने के पुराने जमींदारों में से एक को चूहेदानी बेचने वाले एक आदमी ने लूट लिया था। हाँ, यह एक अच्छा साथी था जिसे तुमने घर में आने दिया, उसके पिता ने कहा। मुझे केवल आश्चर्य है कि इस समय तक अलमारी में कितने चांदी के चम्मच बचे हैं। बग्घी अभी सामने की सीढ़ियों पर रुकी ही थी कि लोहे के मालिक ने सेवक से पूछा कि क्या वो अजनबी अब भी वहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने चर्च में सुना था कि वो आदमी चोर था। सेवक ने उत्तर दिया कि वो आदमी चला गया था और वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया था। इसके विपरीत वह अपने पीछे एक छोटा सा पैकेज छोड़ गया था जिसे मिस विल्मनसन ने क्रिसमस उपहार के रूप में स्वीकार करने की कृपा की थी। युवा लड़की ने पैकेज खोला, जो इतनी बुरी तरह से भरा हुआ था कि सामग्री एक बार में दिखाई दे गई। उसने खुशी का थोड़ा रोना दिया। उसे एक छोटी सी चूहेदानी मिली और उसमें 3 झुर्रीदार 10 क्रोना के नोट पड़े थे, लेकिन वो सब नहीं था। चूहेदानी में बड़े टेढ़े मेरे अक्षरों में लिखा एक पत्र भी पड़ा है। आदरणीय और नेक मिस, चूंकि आप दिन भर मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हैं, जैसे कि मैं एक कप्तान था, मैं बदले में आपके लिए अच्छा बनना चाहता हूँ, जैसे कि मैं एक असली कप्तान था, क्योंकि मैं आपको नहीं चाहता क्रिसमस के इस मौसम में एक चोर द्वारा शर्मिंदा होना। लेकिन आप सड़क के किनारे बूढ़े आदमी को पैसे वापस दे सकते हैं, जिसके पास गरीब भटकने वालों के लिए पैसे की थैली खिड़की की चौखट पर लटकी हुई है।
चूहादान एक चूहे का क्रिसमस का तोहफा है जो इस दुनिया के चूहेदानी में फंस गया होता अगर उसे कप्तान नहीं बनाया गया होता, क्योंकि उस तरह से उसे खुद को साफ करने की शक्ति मिल जाती। दोस्ती और उच्च सम्मान के साथ लिखा, कप्तान वॉन स्टाहले। थैंक यू फोल्डेड हैंड्स।